तीन तरीके के बिल्स होते हैं जब आप पार्लियामेंट की बात करते हो। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, एक होते हैं मनी बिल्स, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टेट लेजिस्लेचर की, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट लेजिस्लेचर में संविधान को अमेंड करने वाला बिल तो आएगा नहीं, लेकिन मनी बिल आ सकता है और ऑर्डिनरी बिल आ सकता है। तो अगर ऑर्डिनरी बिल की बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर दो प्रकार का होगा, या तो स्टेट लेजिस्लेचर आपका यूनिकैमरल होगा या बाइकैमरल होगा। तो अगर यूनिकैमरल है तो एक ही हाउस है भाई, तो उसी में आप इंट्रोड्यूस करोगे क्या, अपना ऑर्डिनरी बिल। लेकिन अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होगा कि या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस होगा वो बिल। तो दोनों में से कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है इस बिल को, या तो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या एक मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिनिस्टर ही करेगा मेंबर नहीं करेगा। एक बार बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो तीन स्टेजेस आती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग क्या होता है ये जानना है तो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पासेज की वीडियोस हैं वो मैंने बता रखी हैं। एक बार बिल उस हाउस में पास हो गया जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद उसको सेकेंड हाउस में भेजा जाता है। तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया तो काउंसिल भेजेंगे, काउंसिल में पास हो गया तो असेंबली में भेजेंगे। और अगर एक बार दोनों हाउसेस ने बिल को पास कर दिया अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के, तो भाई देखिए अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने साइन पास कर दिया बिल को तो ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नर के पास चला जाएगा एसेंट के लिए। प्रॉब्लम तब आती है जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो। ज्यादातर केसेस में होता क्या है बाइकैमरल लेजिस्लेचर में कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल की शुरुआत होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बिल जाता है तो तीन स्टेजेस में उसके ऊपर बहस होगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। और एक बार वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया तो उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी भाई फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगी। अब ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में शुरुआत नहीं हो सकती, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी शुरुआत हो सकती है, वहां पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी और फिर बाद में जब लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा वहां पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बिल एक बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया और वो पहुंचा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये है कि जैसा असेंबली ने बिल को पास किया वैसे वो पास कर दें, कोई भी अमेंडमेंट ना करें। दूसरा, वो अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करें, बिल में कुछ अमेंडमेंट लेके आए और उन अमेंडमेंट के आधार पर बिल को वापस भेजें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और उनसे बोले कि भाई ये कुछ रिकंसीडर कर लीजिए। तीसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल दे कि हम बिल को रिजेक्ट करते हैं। चौथा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल के ऊपर कोई भी एक्शन ना ले और बिल को पेंडिंग रखे। ठीक है, तो भाई अगर काउंसिल ने बिल को पास कर दिया कुछ अमेंडमेंट्स के साथ और वो अमेंडमेंट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो बिल बोथ हाउसेस से पास हो गया है उस मॉडिफाइड फॉर्म में। यानी बिल को बनाया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उसके अंदर काउंसिल ने कुछ सजेशंस किए और वो सजेशंस वापस गए असेंबली के पास और ओवरऑल उन सजेशंस को अगर असेंबली ने मान लिया तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई बोथ हाउसेस से बिल पास हो गया है और उसको भेज दिया जाएगा गवर्नर के पास असेंट के लिए। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कुछ अमेंडमेंट्स को सजेस्ट किया है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देती है तो उस केस में क्या होगा? दूसरा, हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, बिल पहुंचा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 3 महीनों तक बिल को पेंडिंग रखा। तो दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया और काउंसिल ने उसको सीधे सीधे मना कर दिया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया और काउंसिल ने उसको 3 महीने तक पेंडिंग रखा। ये दो केसेस हैं। इन दोनों केसेस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बिल को पास कर सकती है और फिर से उसको काउंसिल के पास भेज सकती है। तो 3 महीने तक पेंडिंग रखा है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, उस केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उस बिल को पास कर सकती है, फिर से काउंसिल के पास भेजेगी। हो सकता है कि काउंसिल फिर से बिल को रिजेक्ट कर दे या हो सकता है काउंसिल उसको फिर से पेंडिंग रख के बट 1 महीने तक पेंडिंग रख सकता है। तो मान लीजिए कि दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया और काउंसिल के पास भेजा, काउंसिल ने उसको फिर से रिजेक्ट कर लिया या 1 मंथ तक कुछ नहीं किया, उसको पेंडिंग रखा। तो जिस फॉर्म में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को पास किया था उस फॉर्म में बिल को मान लिया जाएगा कि वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में जो पूरी ताकत है वो असेंबली के पास है। ज्यादा से ज्यादा काउंसिल ये कर सकती है कि बिल को टोटल 4 महीने के लिए पेंडिंग रख सकती है। 3 महीने के लिए पेंडिंग रखा था पहली बार जब बिल एसएलए से एसएलसी से में आया था और दूसरी बार पेंडिंग रखा 1 महीने के लिए जब बिल एसएलए से एसएलसी में आया। फिर याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में
ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं। जिस तरीके से हमारी लोकसभा राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करो कि मान लीजिए कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में शुरू हुआ और वो पहुंचा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे काउंसिल को बहुत कम ताकत दी गई है। राज्यसभा के पास जितनी ताकत है ना, उससे बहुत कम ताकत किसके पास है? काउंसिल के पास है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक बार बिल असेंबली से और काउंसिल से, अगर आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, या फिर सिर्फ असेंबली से अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, पास होने के बाद गवर्नर के पास पहुंचता है, तो गवर्नर के पास चॉइस 4 ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर या तो उस बिल के ऊपर अपनी असेंट दे देगा, गवर्नर या तो उस बिल को रिजेक्ट कर देगा, गवर्नर या तो उस बिल को रिटर्न कर देगा फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस और हाउस, यानी कि अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो रिकंसिडरेशन एसएलए करेगा, बाइकैमरल में एसएलए एसएलसी दोनों करेंगे, क्योंकि दोनों ने पास किया था। और चौथा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व कर देगा। अब अगर गवर्नर ने बिल के ऊपर असेंट दे दिए तो बिल एक्ट बन जाएगा और स्टैट्यूट बुक में पब्लिश हो जाएगा, मतलब लीगली वो अप्लाई हो गया स्टेट में। अगर गवर्नर ने अपनी असेंट को देने से मना कर दिया तो बिल वहां खत्म हो जाएगा, एक एक्ट नहीं बनेगा। और अगर गवर्नर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है और बिल फिर से दोनों हाउसेस में पास होके फिर से गवर्नर के पास असेंट के लिए आता है, तो फिर गवर्नर को अपनी असेंट देनी पड़ेगी। सेंटर पे प्रेसिडेंट के लिए भी यही रूल है कि भाई अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेजा है और लोकसभा राज्यसभा ने रिकंसिडर करके फिर से बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नर ने बिल को रिकंसिडर करने के लिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर केस में एसएलए के पास भेजा, बाइकैमरल में एसएलए एसएलसी दोनों के पास भेजा, और इन लोगों ने रिकंसिडर करके बिल को वापस भेज दिया गवर्नर के पास, तो गवर्नर को अपना एसेंट देना ही देना है। यानी गवर्नर के पास सस्पेंसिव वीटो है, यानी कुछ समय के लिए गवर्नर ने उस बिल को रोक दिया, बाद में तो उसको अपनी एसेंट देनी पड़ी। चौथा ऑप्शन ये था कि गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व कर सकता है। अभी एक बार गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर दिया, वहां पे गवर्नर की ताकत खत्म हो गई। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 201 के अंदर। तो एक बार प्रेसिडेंट पिक्चर में आ गए और प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पहुंचा स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे सकते हैं बिल के ऊपर, प्रेसिडेंट अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं यानी रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को, प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और एक बार प्रेसिडेंट ने बिल को रिकंसीडर करने के लिए बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दिया, तो 6 महीने के अंदर में उन हाउसेस को रिकंसीडर करना है। अभी मान लीजिए वो हाउसेस बाइकैमरल में या फिर हाउस यूनिकैमरल में फिर से बिल को अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजता है, यहां पे प्रेसिडेंट क्या करेगा इसके बारे में संविधान में लिखा नहीं है। अब अगर संविधान में यह लिख दिया जाता है कि बिल एक बार रिकंसीडर होकर प्रेसिडेंट के पास आए तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देनी पड़ेगी, तो बात अलग होती। अब जब संविधान में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है कि बिल को रिकंसीडरेशन के लिए भेजा गवर्नर ने किसके पास? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल को विद और विदाउट अमेंडमेंट पास करके फिर से भेजा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अभी इस केस में प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा या नहीं देगा, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्रेसिडेंट चाहे तो अप्रूवल दे दे, प्रेसिडेंट चाहे तो अप्रूवल ना दे। इस केस में अप्रूवल देना प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है। फाइनली आते हैं किस पे? हम लोग अब पहुंच रहे हैं मनी बिल पे। देखिए, मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने का, पास कराने का जो प्रोसीजर है, काफी हद तक दोस्तों आपका सेंटर के जैसा ही है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो मैं आपको बताऊंगा। मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से मनी बिल को सेंटर में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और मनी बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सिमिलरली सेंटर में भी मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मनी बिल हमेशा एक गवर्नमेंट बिल होगा, यानी कि उसको केवल एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा, प्राइवेट मेंबर मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक बार मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली से तो पास हो ही जाता है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से पास नहीं हो सरकार गिर जाएगी। बिल एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया
तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा। अभी मनी बिल के केस में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास और ताकतें कम है, ऑर्डिनरी बिल के केस में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ताकत कम थी, मनी बिल में और कम है। तो यहाँ पे अगर एक मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचता है तो भैया ना उसको अमेंड कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ना उसको रिजेक्ट कर सकता है, रिकमेंडेशंस को सजेस्ट कर सकता है, अमेंडमेंट्स को सजेस्ट कर सकता है थ्रू रिकमेंडेशन। कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन रिकमेंडेशन को मानना ना मानना स्टेट लेजिस्लेटिव का प्रेरोगेटिव है, और मैक्सिमम 14 दिन के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपनी रिकमेंडेशन देनी। जैसे ही 14 दिन क्रॉस हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया गया मनी बिल मान्य हो जाएगा। तो एक बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मनी बिल पास होकर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचा तो या तो 14 दिन के अंदर आप अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दो, और 14 दिन डिले हो गया तो जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं अगर पहला 14 दिन में अगर उनको सरकार मानना चाहे वेल एंड गुड, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, नहीं मानना चाहे तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। और 14 दिन बीत गए, एसएलसी ने कुछ नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि जिस फॉर्म में ओरिजिनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मनी बिल पास किया था उसी फॉर्म में वो मनी बिल पास मान लिया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल से मनी बिल के केस में बहुत ज़्यादा ताकत है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकती है। जब मनी बिल पहुंचता है गवर्नर के पास तो गवर्नर उस पर अपना असेंट दे सकता है, गवर्नर उसको रिजेक्ट कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, या फिर गवर्नर प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है। गवर्नर रिकंसीडरेशन के लिए मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, ये याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मनी बिल को प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जाता है एसएलए में, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर केसेस में मनी बिल को गवर्नर अप्रूवल दे देता है। क्योंकि बात दोस्तों ये है कि मनी बिल को विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इंट्रोड्यूस होने से पहले ही मनी बिल में क्या था गवर्नर को पता है। तो अगर गवर्नर को प्रॉब्लम थी तो पहले वो सरकार से बोल सकता था, पास होने के बाद बोलने का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर चाहे तो एसेंट देने से मना कर दे, या फिर मनी बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दे। अभी बिल प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व हो गया तो प्रेसिडेंट या तो उस पर अपना असेंट देगा या फिर उस पर अपना असेंट देने को मना कर देगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो मनी बिल को ना ही आपका गवर्नर और ना ही प्रेसिडेंट स्टेट में रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। हाँ, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। कौन? गवर्नर भी और प्रेसिडेंट भी। एक बार गवर्नर ने मनी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए या फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व कर दिया तो गवर्नर की ताकत खत्म, फिर उस बिल पे एक्शन कौन लेगा? प्रेसिडेंट ही लेगा। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो का। जल्द ही अगली वीडियो मिलेंगे जहां पे हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।